नगाड़े तूतरी रस्सियां टूटने लगे, फूटने लगे। कठोर जीवन में अमृत की धारा बहाने वाले लोक गीतों और लोक नृत्यों के झरने सूखने लगे। नगाड़ों की घंघन से इंसानों को जगाने वाले धर्मदास अब बहुत उदास रहने लगे।
कि कुछ पढ़े लिखे कलाकारों को रिसर्च का काम सौंपा जाए, जो सब छानबीन करके बढ़िया सीडी और उसकी फिल्में बनाकर दे दे, जिसको बाहर की कंपनियों में भेजा जाएगा। अच्छी बात तो ये है कि इसका सारा खर्च कंपनी उठाएगी। अच्छा। और कलाकारों का वजीफा सरकार देगी। ये योजना एक ही साल की है। तो पार्षद इसी योजना में आए हैं? नहीं चाचा, मैं तो अपनी तरफ से आया हूँ यहाँ। अच्छा। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ आने का कारण यही योजना बनी। दरअसल अभी तक ये योजना पास भी नहीं हुई चाचा। 3 महीने पहले अखबार में छपा था, मैंने पढ़ा तो सोचा 1 साल का समय इसके लिए तो नहीं के बराबर है। चाचा मैं तो समझता हूँ इस काम के लिए 10 साल का भी समय कम है। ये हुई समझदारी वाली बात। और फिर मैं क्या कह रहा था? एक बात और चाचा, इनकी योजना दरअसल संस्कृति के अध्ययन सर्वेक्षण का नहीं है। इनको तो विदेशियों के मनोरंजन के लिए कुछ प्रोग्राम चाहिए बस। अगर ये योजना पास होगी चाचा, तो ना जाने सरकार के पास और बाहरी देशों के यहाँ संस्कृति की कैसी जानकारी पहुंचेगी, इसकी बड़ी चिंता। बस इसी चिंता ने मुझे पहाड़ की तरफ कर दिया। इन 3 महीनों में कई गांवों में घूम चुका हूँ चाचा, लेकिन मास्टर साहब यहाँ के बारे में जो किताबों में मिलता है वो तो कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा है। बादशाह, कैसा छाप लगा है इंसान को। फूलों की क्यारी में तहस नहस कर रहा है, उत्पात मचा रहा है, फिर खोद घाट कर देख रहा है फूलों का रंग कैसा है, खुशबू कैसी है करके। अरे मूर्ख, कहाँ होगा रंग, कहाँ होगी खुशबू? चाचा, मनुष्य को अपने कामों का नतीजा भोगना ही पड़ेगा, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। बिल्कुल बात है। हम तो चाहते हैं अच्छा काम करें जिसका अच्छा नतीजा हो, और जो अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिक से अधिक समय तक के लिए हो। बुराई को, दुख को इसी तरह कम किया जा सकता है चाचा। बहुत उत्तम विचार है बादशाह। अरे धन्या, बाप साहब के विचार भी तेरे जैसे ही हुए। मेरी तो आज दिन भर बात हुई है बाप साहब। ये यहाँ 15 दिन रहेंगे और बहुत कुछ जानकारी तेरे से लेंगे। अच्छा। और इधर उधर जाकर लोगों से मिलने में, बातचीत करने में भी तेरी मदद लेंगे। ठीक है, मैं तो हरदम हाजिर ठहरा, मगर रहने का क्या होगा बादशाह का? मेरे यहाँ रहेगा डेरा। सामान ऊपर ही रखा है, सामान है ही क्या, बिल्कुल जोगी ठहरे बाप से। कपड़ा लत्ता, टेप रिकॉर्डर, कैमरा सब एक ही हैंडबैग में भर रखा है। और कलम, कापी, किताब ये सब इस झोले में ठहरी, और एक शॉल ठहरा, वो ये कंधे पे ठहरा। बिल्कुल जोगी हुए थे। और फिर अरे माशा, वो खड़कू आ रहा है शायद। खड़कू? हाँ। खड़कू इनका लड़का है, खड़क राम। खड़क राम नाम है उसका। अच्छा। बाप साहब फौज में सिपाही है, 12 साल हो गए। बचपन में वो भी खूब शौकीन ठहरा नगाड़ा बजाने का। जिस भी बारात में जाते खुद ही साथ चल देने वाला ठहरा जिद करके। शुरू में तो ऐसे ही टम टम करता था। इंसान को भाई साहब को नहीं पहचान रहा हूँ।
का रण तो बोलेंगे, मनुष्य जाति का विकास हुआ, परोपकार में पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति का अभ्यास हुआ। जीवन का आधार यही है। बच्चों ने
आपके विचार से विकास कैसा होना चाहिए? ढंग का सवाल पूछो यार बॉस, इन लोगों से तो इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए कैसा होना चाहिए विकास? लो, विकास विकास जैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? तो आप किसे मानते हैं विकास? फिर वही बात, विकास विकास तो ही तो मानेंगे और किसे मानेंगे? कोई बात नहीं, चलिए अच्छा ये बताइए, इस इलाके में 20 साल पहले जो स्थिति थी उसमें कुछ विकास हुआ है? एक मिनट, पहले आप 20 साल पहले की स्थिति तो बताइए, क्योंकि अभी हम लोग 20 साल के नहीं हुए हैं। चले यार, चले। ये पेपर में छपेगा बॉस। एक कटिंग भेज रहे यार, इस बार छात्र संघ के अध्यक्ष लिए उठ रहा हूँ। पेपर में छपेगा तो कुछ इंप्रेशन बनाएगा। कैसा? अरे जिसमें छपेगा वो अखबार में आएगा ही नहीं। ये थर्मोकाल से ही मैं पेपर भेज रहा। कैसा? अच्छा बॉस, चलते हैं। मैं बहुत बोल सकता था लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। अबे चल, चलता है कि तू एक फ्रेंड? अरे यार, फोटो तो खींची नहीं पोस्ट पे। गलती हो गई हुसैन जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने आपको नहीं बुलाना चाहिए था। अब इनको माफ कर दो, बड़ी दूर से थके मादे आ रहे हैं और आप लोग भी सवेरे ही से घर से निकल गए होंगे। जाओ आराम करो। ठीक है, चल रहे हैं। अब आप भी जाओ, सबको आता होगा। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपके ही मुंह पर आपका अपमान करने में। मैं और सब कुछ सह लूंगा, आपका अपमान नहीं सह पाऊंगा। चाचा आप बेकार ही चिंता करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता रहता है। न जाने तो कैसे कैसे लोग मिलते रहते हैं हमें, पता नहीं आप कैसे सह लेते हो। मैं तो अब सहन नहीं कर पाता। चाचा ऐसा है, मैं कल चला जाऊंगा और जितनी जानकारी इकट्ठा हुई है उसको बेरवार लिखना भी होगा। अगली बार नवरात्रि में आकर देवताओं के प्रार्थना और दमुआ परंपरा पर काम करना जो आपके ही द्वारा होगा। लेकिन चाचा इस नवरात्रि में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि इस नवरात्रि में 4 ही महीने का समय बाकी है और 4 महीने में तो मेरा लिखने का काम भी नहीं पूरा होगा। बहुत गजब की हिम्मत है आप में, ऐसे दलदल में आकर कमल के बीज खोज रहे हो। चाचा मेरी हिम्मत तो आपके कारण ही बड़ी हुई है, आप तो इसी दलदल में जी रहे हो। अच्छा अब आप जाओ, घर को आता होगा मैं और सब कुछ सह लूंगा, आपका अपमान नहीं सह पाऊंगा। अब जाओ। ठीक है चाचा, मैं कल मिलता जाऊंगा आपसे। अरे जा कहाँ रहे हैं? आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था। अरे अभी गांव के 3-4 लड़के मिले, बोले आप मुझसे मिलना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दरअसल मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। मैं यहाँ से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र में नियमित रूप से लिखता हूँ। अरे बैठिए बैठिए, खड़े क्यों? तो अब मुझे आप ये बताइए, कहाँ तक पहुंची आपकी रिसर्च? भाई अभी तो काम शुरू किया, कई सालों तक ये काम जारी रखूंगा और अलग अलग अवसरों पर आकर यहाँ अध्ययन सर्वेक्षण करता रहूंगा। बहुत लंबा काम है ये। लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी जो कचोट रही होगी आपको यहाँ के बारे में। हाँ, यहाँ के सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। परिवर्तन? दरअसल आप जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसी परिवर्तन की बात सारे मानव शास्त्रीय और रूढ़िवादी संस्कृति प्रेमी करते हैं। लेकिन वो एक मूलभूत सिद्धांत भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही तो प्रकृति का नियम है। भाई साहब, मैं अपने लंबे और गहन अध्ययन के बाद ही कह सकूंगा कि प्रकृति का ये नियम समाज पर किस तरह लागू होगा और समाज के लोग इसके साथ कैसे तालमेल बिठाएं। मतलब आप परिवर्तन को सही नहीं मानते। तो कैसे परिवर्तन को आप सही मानते हैं? मेरे ख्याल से परिवर्तन तभी सही कहलाएगा जब वो विकास की दिशा में होगा। जी
बात करते हैं आप? अजी जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही परिवर्तन होगा, है? और इस तरीके से वो अपने आप विकास की ओर होगा। यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ परिवर्तन। देखिए, मैं केवल सामाजिक संदर्भों की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप में ना ले जाइएगा। भाई साहब, मैं तो इससे विकास नहीं विकृति समझता हूँ। जी आप कैसे कह सकते हैं विकृति है? दरअसल आप यहाँ आए हैं एक सोची समझी साजिश के तहत। यहाँ के भोले भाले लोगों ने यहाँ की रूढ़िवादी परंपरा से निकलकर यहाँ के लोक कलाकारों ने दुनिया को देखना शुरू कर दिया और आप उन्हें वापस उसी कुएं में धकेल देना चाहते हैं। ऐसा अनर्थ मत बोल दो महाराज, ऐसा अनर्थ मत बोल दो। एक बाहर का आदमी हमारे यहाँ आकर हमारी संस्कृति को जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके लिए से पाप शब्द बोल रहे हो। ये भले आदमी की बात नहीं हुई। तू भी इतना मत धरंदा, मालूम तो है नहीं तो अपना धंधा कुछ नहीं तेरे को, बेटे की कमाई खा रहा है, घूम रहा है निखंडों की तरह इधर उधर। देखिए भाई साहब, आपको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ आप उसी विषय पर बात करिए। अरे तुझसे क्या बात करूं? अरे क्या जानता है तू? बता। हे भगवान, अब छोड़ेंगे हमारा पीछा। आपका तो लगता है कोई घर बार है नहीं, लगे हो दुनिया को उल्लू बनाने में। ऐसा है, अब आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हे परमेश्वरा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? खड़े तो बाबा, चलिए चलिए। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अगली नवरात्रि में आऊंगा। झगड़ा मत करना। बाबा, क्या बात है? तूने बाप से वैसा क्यों कहा रे? मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। बेटा, मुझे ऐसे घुमा के सुनाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही सुना देता जैसे सब लोग सुना रहे हैं। तूने बाप से बात मान क्यों कर दिया? आपको सुना के क्या फर्क पड़ना है? आपने तो कभी मेरी तरह सोचा ही नहीं। ऊपर घुसाई लोगों को देखो, किसी ने कैसे पैसे जोड़ जाड़ के बाजार में एक दुकान खोल ली। अब खा से खा रहे हैं। तू मुझसे क्या चाहता है रे? मैं कौन से पैसे पकड़ के बाजार में दुकान खोल लेता? हर साल छुट्टी के 2 महीनों में आपसे कहता आ रहा हूँ कि बाजार में दुकान देख लो करके। आप तो गुमसुम बने रहते थे, अब बकरा निकल गया। आज 1 लाख देकर भी बाजार में कुर्सी रखने पर को जगह नहीं मिल रही है। अरे मैं दुकान खोलकर क्या करता? दुकान चलाता तो तू ही, जब पेंशन आता मैं क्या करता हूँ बैठ के? अरे अपने डोके डाले लेके बैठ जाते बाजार में, खाली बैठने से तो अच्छा यही था। डोके डाले उन पहाड़ों पर सूखी घास का तिनका तक नहीं है, जिन पर कभी रिंगाल के जंगल भरे होते थे और जिनसे बनते थे मेरे डोके डाले। वो खेत ही बह गए या उजड़ गए या कट गए। जिन खेतों में मेरे बनाए डोके खाद पहुंचाते थे और धान गेहूं की बालियां झूम उठती थी। इसका मतलब वो बहन भाई पर्दे जाकर बस गए, जिनका प्रेम बिटौली बनकर मेरे बनाए सोजू में भरा रहता था। जमाना बदल गया ना, पुराना नहीं रहा। तो आप भी नए जमाने के हिसाब से चलते। पता नहीं क्या क्या करते हैं दिन भर। क्या बकवास कर रहा है तू?
रही आवाज भी बंद होने लगी। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें दुनिया के सामने अपनी नाक नहीं कटानी है। हम कुछ करके रहेंगे। देखिए, देश के नागरिक होने के नाते आप सभी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के विकास में हमारा हाथ बटाएं। मुझे देश का बॉस ऐसे ही नहीं बनाया गया है। मैं केवल काम से ही नहीं, नाम से भी बॉस हूँ। पर आप क्या चीज है? अगर देश के नक्शे पर उंगली रख लें तो आपके सारे पहाड़ उंगली के नीचे दब जाएंगे। इसलिए चुप रहिए। चुप रहने का मतलब ही है हाथ बटाना। चलिए जाइए, हमें विकास करने दीजिए। मैं सुन रहा हूँ। ओवर। लोग कह रहे हैं यहाँ पानी नहीं है, लेकिन घाटियों में किसी खौफनाक नदियाँ बह रही हैं। बाप रे बाप, आपने कहाँ बता दिया बॉस? मेरा ट्रांसफर नहीं और करवा दीजिए। ओवर। शट अप। ओवर। सुनो, हर घाटी की नदी को पाइपलाइन से वापस उसी चोटी पर ले जाने का प्रोजेक्ट तैयार करो जिस चोटी से वो निकली है। वहाँ बांध बनाओ, सिंचाई भी होगी, इंसान भी पिएंगे, जानवर भी। ओवर। 100 अरब लगेगा बॉस। ओवर। बेवकूफ, ये मुद्रा बहुत जल्द कवर हो जाएगी। ओवर। कैसे? ओवर। इंसान को सप्लाई करने के लिए बोतल बंद पानी का प्लांट लगाओ, दाम ज्यादा रखो, शुरू में सब्सिडी दे दी जाएगी। और सुना है वहाँ का पानी कीटाणुनाशक स्वास्थ्यवर्धक होता है। उस पानी से एक साबुन बनाने की फैक्ट्री भी लगाओ। राष्ट्र की रक्षा के लिए हर नागरिक के लिए ये कानून जरूरी होगा। यदि नहाए तो उसी साबुन से नहाए। ओवर। ओके बॉस। ओवर। मैं विचित्र भूमि की विचित्र चट्टान से अधिकारी नंबर 2 बोल रहा हूँ। ओवर। मैं सो रहा हूँ। ओवर। प्लीज बॉस। ओवर। बोलो। ओवर। बड़ी विचित्र बात है बॉस। लोग कह रहे हैं कि यहाँ की चट्टानों में कुछ उगता ही नहीं, इसलिए लोग भुखमरी के शिकार हो गए। ओवर। मल्टीनेशनल कोऑपरेशन से किसी नंगे पहाड़ पर एक प्रयोगशाला लगाओ जो वैज्ञानिक अनुसंधान करके अन्य की ऐसी प्रजातियां तैयार करें जो चट्टान पर भी उग सके, जिसमें सभी वैज्ञानिक बाहर के होंगे। ओवर। बॉस, 100 साल लग जाएंगे, 200 खरब लग जाएंगे। ओवर। बेवकूफ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ओवर। सर नमस्ते। ओवर। बॉस, विचित्र भूमि की विचित्र मुद्रा से मैं सेवक नंबर 3 बोल रहा हूँ। ओवर। विचित्र भूचाल से। ओवर। नो सर, भूचाल नहीं सर, भूक्याल। भूक्याल सर, भूक्याल। In English, you can say it is a greeny shining surface over a hilltop, sir. Where goats and sheep used to graze, sir. Over. भेड़ बकरियां चरती हैं तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ओवर। सर, जनसंपर्क कर रहा हूँ।
नंबर 2 की रिपोर्ट थी कि वहाँ के लोग भुखमरी के शिकार हैं, जबकि तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक वे घात चल रहे हैं। ओवर। Once upon a time, this bookyard was greeny, but at present it is just rocky, sir. लोग यहाँ बैठकर धूप सेक रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ कोई रोजगार नहीं है, सर। ओवर। उनसे कहो हम बहुत जल्दी नारियल के खोपरे से हवाई जहाज के पुर्जे बनाने के कारखाने खोल रहे हैं सारे विद्यालयों में, रोजगार अनुसंधान योजना के अंतर्गत। ओवर। इसमें तो पता नहीं कितना क्या लगेगा, सर। ओवर। बेवकूफ, सर्वक्लेशम प्रत्यज्येन मामेकम शरणम कम। ओवर। सर जितनी बार भी मैं देख रहा हूँ सर, आंखें चौंधिया जा रही हैं सर। मैं बार-बार उसी गिरते
समझ रहे हैं ना आप? ये तो मानव स्वभाव है, हम इसके लिए कतई शर्मिंदा नहीं हैं। और राष्ट्र की अखंडता पर डाका डालने वालों के साथ तो पूरी छूट होनी चाहिए, क्योंकि हमें रोटी ही इस बात की मिलती है। हमने तो अपना नमक अदा किया है। पुलिस अधिकारी से आप और क्या योगदान की उम्मीद कर सकते हैं? आंदोलनकारियों को तो दबाना ही पड़ेगा ना, जैसे तैसे। हमसे पहले भी कई आए, कहते रहे हम करके दिखाएंगे। वे बस कहते रहे, लेकिन हमने राष्ट्र की अखंडता के नाम पर वो करके दिखाया है जो हमसे पहले कोई नहीं कर पाया। अभी तो हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं कि राष्ट्र की अखंडता के रास्ते में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और मछली तैर नहीं सकती राष्ट्र की अखंडता के नाम पर। आंदोलन करने वाले मटिया मेट कर दिए जाएंगे राष्ट्र की अखंडता के नाम पर।
को रचने वाले भगवान, मैं तेरा छोटा सा बालक नादान। अनपढ़ ही था मैं, पर मैंने तेरी महिमा का मनन किया था, तेरी लीला का चिंतन किया था, तेरे ज्ञान का आचमन किया। मेरी छोटी सी बुद्धि में आ गया था कि रात क्यों होती है, दिन क्यों निकलता है, हवा क्यों बहती है, हिम क्यों पिघलता है। परमेश्वरा, मैं अपने दमों की गूंज में सुनता था, पत्तों की सरसराहट, खेतों की लहलहाट, बादलों की गड़गड़ाहट और नदियों की परमेश्वरा, तूने मुझे इस देवभूमि की कोख में डाला, जिसकी एक एक चोटी पर एक एक देवता रखवाला। क्या हुआ रे परमेश्वरा, देवभूमि के ऊपर छा गई राहु की काली छाया। क्या सो गए सारे देवता, क्या खा गई उनको राहु की माया। मैं तेरा अपराधी हूँ, तूने मुझे काम दिया था देवता जगाने का, इंसान के भीतर इंसान तो हो गया है बात, और देवता के द्वार पर भी लगे हुए। अब आखिरी बार अपना धर्म निभा रहा हूं, देवता के भीतर ही देवता जगा। जाग रे जाग, जाग, इस धरती पर तेरा भी कोई धर्म होगा, इंसान के लिए तेरा भी कोई जाग रे देवता जाग, जाग देवता जाग, जाग। जाग रे देवता जाग, जाग। अरे देख, यहाँ कितने गांव जल गए, कितने खेत बह गए, कितनी नदियां सूख गई, मेरी कोशी हरा गई रे देवता, मेरी कोशी हरा गई। गांव जल गए, पहाड़ जंगल जल गए, यहाँ के कितने लोग दूर परदेश जाकर बसने को मजबूर हो गए। गांव के घरों में, सुनसान घरों में बड़े बूढ़े जिंदा लाश की तरह बैठ गए। बता, मुझे बता, देश के लिए कुर्बान होने वाले, देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले उन सैनिकों के बलिदान का क्या हिसाब हुआ? सीमा पर रक्षा करते हुए मरने वाले बलिदानी के कुर्बानी का क्या हिसाब हुआ? जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें राज्य दिलाया, उनकी कुर्बानी का क्या हुआ? जिन माता बहनों ने अपनी इज्जत को तार तार होकर कराकर हमें अपना राज दिलाया, उनकी कुर्बानी का क्या हुआ? जाग, 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 जाग रे देवता जाग, 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 जाग।
नगाड़े खामोश हो गए। जागो रे पुरुषार्थी बंकियों, समाज और देश के लिए अपना धर्म निभाओ, धर्म जगाओ। जिन बलिदानियों ने हमें हमारा राज्य दिया, देश दिया, उन बलिदानियों का मोल चुकाओ। सुधी सुजान दर्शकों, नगाड़े के आखिर याद रखना, बात हमारी अपने हृदय में बिठाए रखना।